एक ऐसा आदमी जो जिंदा तो कई सालों तक रहा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे जानता था, यहाँ तक कि उसका नाम तक कभी सामने नहीं आया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। तो यार चलो आज शुरुआत करते हैं इस शानदार सी स्टोरी की, जिसका नाम है सोमरटन मैन द मैम शट केस। 30 नवंबर 1948 को जब जॉन ब्रेन लायंस और उनकी वाइफ शाम को सोमरटन बीच पे, जो कि एक छोटा सा सीसाइड रिसोर्ट है जस्ट आउटसाइड एडिलेड इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ एक रेगुलर इवनिंग वॉक के लिए निकले। उन्होंने अपने से लगभग 60 फीट दूर एक आदमी को सी वॉल के अगेंस्ट बैठे नोटिस किया। उस आदमी ने धीरे से अपना राइट आर्म ऊपर किया और फिर वापस जमीन पर रख दिया। जॉन को लगा कि उस आदमी ने काफी ज्यादा पी रखी है और ये बस उसकी एक नाजायज कोशिश थी एक सिगरेट स्मोक करने की। इसके बाद वो कपल वापस अपनी वॉक पर चल दिया। उसी शाम लगभग 6:30 बजे एक और कपल जो कि सी वॉल के अलोंग वॉक पर निकला था, उन्होंने भी सेम आदमी को नोटिस किया, लेकिन इस बार वो आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था और उसके फेस के अराउंड मक्खियां भिनभिना रही थी। उन्हें लगा कि उस आदमी ने काफी ज्यादा पी रखी है, इतनी कि वो हिल तक नहीं पा रहा, और इसके बाद वो कपल भी वापस अपनी वॉक पर चल दिया। अगले दिन लगभग सुबह 6:30 बजे जॉन वापस बीच पर आया फॉर स्विमिंग। तब उसने नोटिस किया कि जहां उसने पिछले दिन उस आदमी को देखा था पहली बार, वहां आज कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। वो वहां गया तो उसने देखा कि वो आदमी उसी पोजीशन में बैठा बैठा मर चुका था। ये देख उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस सबसे पहले उस आदमी की बॉडी को हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर जॉन बार्कली बेनेट ने उसे एग्जामिन किया। उसके व्रिस्ट और एल्बो पे कुछ निशान थे, लेकिन उसके हाथ और पैर बिल्कुल साफ थे, जिससे पता चल रहा था दैट ही वॉज नॉट अ लेबर। इसके अलावा उसके 18 दांत गायब थे और फर्दर रिपोर्ट से पता चला कि उसकी डेथ सुबह 2 बजे के बाद हुई है और डेथ का मोस्ट प्रोबेबल रीजन वॉज पॉइजनिंग, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया एंड ही डाइड। उसके पास से एडिलेड टू हेनली बीच की एक ट्रेन टिकट, एडिलेड टू ग्लेनेक की एक बस टिकट, कुछ सिगरेट और माचिस जैसी चीजें मिली। वो आदमी काफी ज्यादा फॉर्मली ड्रेसअप था, विच वॉज स्ट्रेंज फॉर अ समर बीच ट्रिप। उसने एक प्रॉपर सूट पहन रखा था अलॉन्ग विद डबल ब्रेस्टेड कोट एंड हील्ड शूज। और तो और एक अजीब बात ये थी कि उसके कपड़ों पे से सारे के सारे मेकर्स के लेबल गायब थे, और तो और उसकी ट्राउजर्स की एक पॉकेट भी फटी हुई थी, जिसे ऑरेंज थ्रेड की मदद से काफी नीटली रिपेयर किया गया था। और एक अजीब बात ये थी कि उसने कोई हैट भी नहीं पहन रखी थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से एक वियर्ड फैक्ट है। अगले दिन फर्दर एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि उसके लेग मसल्स वर हाई एंड टोन, उसके फीट वर ऑडली पॉइंटेड आउट, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि शायद वो पॉइंटेड और हाई हील्ड शूज पहनता था। मे बी ही वॉज अ बैले डांसर। इसके अलावा उसकी प्यूपिल का साइज स्मॉलर देन यूजुअल, उसके लिवर में काफी कंजेस्टेड ब्लड था, उसके स्टमक में और ब्लड था अलॉन्ग विद रिमेन्स ऑफ अ पेस्ट्री। ये सारी ऑब्जर्वेशंस पॉइजनिंग की थ्योरी को मजबूत करती चली जा रही थी, लेकिन लैब टेस्ट में कोई भी नॉन पॉइजन का कोई ट्रेस नहीं मिला। उस पेस्ट्री को भी टेस्ट किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई। फिर थॉमस क्लीलैंड, जो कि एक नॉन कोरोनर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसे 2 पॉइजन हैं, डिजिटेलिस एंड स्टिरोफेंथिन, जो कि बॉडी को काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में डिकम्पोज कर देते हैं और पीछे कोई ट्रेस भी नहीं छोड़ते। हो सकता है कि इस केस में उन्हीं दोनों में से कोई ना कोई यूज किया गया हो। अब पुलिस को लगने लगा था कि दिस इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, तो उन्होंने उस केस से रिलेटेड सारे फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स हर जगह सर्कुलेट करवाए। उन्होंने रिपोर्ट्स भी चेक करी कि कहीं भी किसी भी मिसिंग आदमी का केस फाइल हुआ हो, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। ऐसा लगने लगा था कि यह आदमी कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति तक सामने नहीं आया जो क्लेम करता कि वो उस आदमी को जानता था। पुलिस ने अपनी सर्च का एरिया इंक्रीज किया। उन्होंने अज्यूम किया कि वो आदमी ट्रेवल कर रहा था, क्योंकि उसके कपड़े और लोकेशन जहां उसकी बॉडी मिली बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। They sent a call for abandoned property to every hotel, railway station, bus station,
एंड लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिसेस। और अगले ही दिन उन्हें इस केस का फर्स्ट मेजर लीड मिला, एक ब्राउन सूटकेस जो कि एडिलेड रेलवे स्टेशन पर 30 नवंबर एग्जैक्टली एक दिन पहले जब सोमरटन मैन की बॉडी मिली को रखा गया था। उसे लेने वापस कोई नहीं आया और क्योंकि आज 12 जनवरी हो चुकी थी तो इट वॉज कंसिडर्ड अबेंडन। रेलवे ऑफिसर्स को नहीं याद था कि उसे वहां पे कौन रख के गया है क्योंकि काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था। सोमरटन मैन के कपड़ों की तरह उस सूटकेस से भी सारे मेकर्स के लेबल गायब थे एक्सेप्ट फॉर द वन दैट शोड द नेम टी कीन। लेकिन पुलिस सर्च रिकॉर्ड्स में ऐसे कोई भी मिसिंग व्यक्ति का केस दर्ज नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि ये लेबल शायद बस इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कोई फर्दर लीड जनरेट नहीं करता। और फर्दर मोर दिस वॉज द ओनली लेबल दैट कुडंट बी रिमूव्ड विदाउट डैमेजिंग द क्लोथिंग। उस सूटकेस से काफ़ी और आइटम्स भी मिले लाइक अ स्टेंसिल किट दैट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर स्टेंसिलिंग कार्गो टू मर्चेंट शिप, एक टेबल नाइफ, एयर मेल्स जिससे यह साबित हुआ दैट ही वॉज सेंडिंग मेल्स टू अब्रॉड, उसके अलावा एक अमेरिकन कोट और एक ऑरेंज थ्रेड एग्जैक्टली वैसा जिससे सोमरटन मैन की ट्राउजर्स की पॉकेट सिली गई थी। और यूनिक बात यह थी कि वो थ्रेड पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं मिलता था। इन सारी चीज़ों से इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज समवन हु ट्रेवल्ड मोस्ट लाइकली ऑन अ मर्चेंट शिप, लेकिन इमिग्रेशन और शिपिंग रिकॉर्ड से भी कोई लीड जनरेट नहीं। इन सारे रिजल्ट्स को साथ में रख पुलिस ने ये थ्योरी बनाई कि 30 नवंबर को सबसे पहले सोमरटन मैन रेलवे स्टेशन गया होगा टू बाय अ ट्रेन टिकट टू हेनली बीच, देन उसको बाथ लेना था या बेसिकली ही हैड टू फ्रेशन अप। लेकिन उस दिन रेलवे स्टेशन की सारी पब्लिक फैसिलिटीज बंद थी एंड इट वाज क्लियरली मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड्स, और सबसे पास वाली पब्लिक फैसिलिटी भी आधा मील दूर थी। तो ही डिसाइडेड टू टेक अ बस टू ग्लेनिक, जिसका टिकट भी उसकी पॉकेट में मिला। और ये सारी चीज़ें सुबह अराउंड 11 बजे के आसपास हुई हो अकॉर्डिंग टू द पुलिस। तो इसका मतलब बीच में अभी भी 8 घंटे ऐसे थे इन बिटवीन हिम लिविंग द ट्रेन स्टेशन एंड फर्स्ट बीइंग स्पॉटेड ऑन द बीच, जिसका हमें अभी भी कोई आइडिया नहीं कि उस टाइम सोमरटन मैन आखिर कहाँ था और क्या कर रहा था। इवन दो उस सूटकेस ने सोमरटन मैन के बारे में जानने में काफ़ी हेल्प करी, लेकिन उसके बाद महीने बीत गए और कोई फर्दर लीड नहीं मिली अंटिल अप्रैल 1949 जब एडिलेड के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन क्लीलैंड को बॉडी को री एग्जामाइन करने बुलाया गया। इट वॉज आफ्टर 4 months सिंस द बॉडी वॉज फाउंड, और तब इस केस ने सबसे इंटरेस्टिंग टर्न लिया। री एग्जामिन करते वक्त क्लीलैंड ने सोमरटन मैन की ट्राउजर्स में एक पॉकेट नोटिस करी ऑन दी वेस्टबैंड साइड, जो आज से पहले किसी और ने नोटिस नहीं करी थी। उस पॉकेट के अंदर टाइटली रोल अप किया गया एक पेपर का टुकड़ा रखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था तमाम शड। वहां खड़े एक पुलिस रिपोर्टर को इस वर्ड के बारे में पता था। ये वर्ड ऑस्ट्रेलिया में वॉर के टाइम फेमस हुई एक पोइट्री की किताब रुबियात ऑफ उमर खयाम के अंतिम पेज पर लिखा गया था। इट वॉज अ पर्शियन फ्रेज जिसका इंग्लिश में मतलब था इट हैज एंडेड और द एंड। इस पेपर की डिस्कवरी के बाद सबको लगने लगा कि सोमरटन मैन ने सुसाइड करी थी। उसने मरने से पहले अपने सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हटा दिए, उसके पास पेपर हाइड करने का टाइम था, और फिर खयाम की किताब जो कि लाइफ, मॉर्टेलिटी और रोमांस पर डील करती है, तो इट सीम्ड लाइक कि उसका हार्ट ब्रेक हुआ होगा और 30 नवंबर को ही प्लान्ड हिज डेथ। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लगने लगा था कि दिस केस इज अबाउट टू कम टू एन एंड। उसके मूवमेंट्स कुछ हद तक नोन थे, सूटकेस मिल चुका था, और फिर सुसाइड वाली थ्योरी भी काफ़ी हद तक वैलिड लग रही थी। लेकिन अभी भी असल कहानी बची थी। पुलिस ने लाइब्रेरीज, पब्लिशिंग हाउस, हर जगह सर्च किया ताकि उन्हें इस किताब की वो कॉपी मिले जिससे ये पेज फाड़ा गया था, लेकिन सर्च का कोई रिजल्ट नहीं निकला अंटिल जुलाई 23, 1949 जब ग्लेनिक से आए एक आदमी ने इस किताब की उस कॉपी को एडिलेड के पुलिस स्टेशन में सबमिट किया। उस किताब का फॉन्ट एग्जैक्टली उस तमाम शर्ट वाले फॉन्ट से मैच करता था, और फर्दर टेस्टिंग से ये बात भी साबित हो गई कि वो पेज इसी किताब से फाड़ा गया था। क्लिनिक से आए उस आदमी ने बताया कि लास्ट ईयर जिस दिन बॉडी डिस्कवर हुई
उस टाइम वो और उसका ब्रदर इन लॉ एक ड्राइव के लिए सोमरटन बीच पर गए थे। वो वहाँ कुछ देर रुके और जब वापस आए तो उन्होंने इस किताब को अपनी कार की बैक सीट पर देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे ये अज्यूम कर लिया कि उन्हीं दोनों में से कोई एक इस किताब को लाया होगा और बस इसे पीछे फेंक दिया। लेकिन जिस दिन उसने देखा कि पुलिस इस किताब को ढूंढ रही है तो उसे लगा कि ये किताब एक मेजर की एविडेंस हो सकता है फॉर द केस, तो वो इस किताब को यहाँ ले आया। बुक मिलना एक काफ़ी अच्छी लीड थी, तो डिटेक्टिव्स ने फर्दर इसकी कॉपीज़ के लिए सर्च करी। उनके अकॉर्डिंग ये किताब न्यूजीलैंड के एक पब्लिशिंग हाउस व्हाइटकॉम एंड टॉम में पब्लिश हुई थी। लेकिन एक इंक्वायरी के बाद पता चला कि उस पब्लिशिंग हाउस ने इस फॉर्मेट की कोई किताब कभी रिलीज ही नहीं करी, ना ही किसी भी और पब्लिशिंग हाउस ने इस फॉर्मेट में रुबियात की किताब पब्लिश करी थी। अब हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर सोमरटन मैन के पास इस किताब का इतना यूनिक एडिशन आया कहाँ से। डिटेक्टिव सार्जेंट लायनल लीन इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे कि उस किताब में फर्दर कोई और क्लू नहीं था, तो उन्होंने उसे फर्दर एग्जामिन किया। तब उन्होंने देखा कि किताब के बैक कवर पर 2 टेलीफोन नंबर्स थे और उसके लास्ट पेज पर कुछ लेटर्स के फेंट एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था तमाम शर्ट वाले पेज पर कुछ लिखा गया था उसे फाड़ने से पहले। यूवी लाइट की मदद से उन्होंने लेटर्स को आइडेंटिफाई किया एंड इट अपीयर टू बी अ 5 लाइन ऑफ लेटर्स, जिसमें से सेकेंड लाइन को काटा गया था। इट अपीयर टू बी अ कोड ऑफ सम सॉर्ट। पुलिस ने सबसे पहले उन दोनों नंबर्स पर कॉल किया। उनमें से एक किसी बैंक का था जहां से कुछ हासिल नहीं हुआ और दूसरा एक नर्स का था जो कि सोमरटन बीच के पास रहती थी। पुलिस ने काफी सालों तक उसकी आइडेंटिटी छुपाए रखी, लेकिन फाइनली हर नेम वाज रिवील्ड व्हिच वाज जेसिका थॉमसन। जेसिका पुलिस को कुछ भी बताने से काफी घबरा रही थी और पुलिस भी उसको फोर्स नहीं करना चाहती थी कुछ भी बताने के लिए। वो उस टाइम पर किसी ऐसे आदमी के साथ रहती थी जो उससे बाद में शादी करने वाला था। हो सकता है उसे किसी ऐसी ही बात का डर था कि कहीं हर सून टू बी हस्बैंड को उसके और सोमरटन मैन के रोमांटिक अफेयर का पता ना चल जाए, या माइट बी ड्यू टू सम गवर्नमेंट इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स एंड स्पाई नेटवर्क्स। चाहे जो कोई भी रीजन था, लेकिन जेसिका ने साफ मना कर दिया कि वो इस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसने ये जरूर एडमिट किया कि उसने सेम एडिशन की किताब किसी एल्फ्रेड बॉक्सल नाम के आदमी को दी थी। वो एक वॉर टाइम नर्स थी और एल्फ्रेड बॉक्सल एक ऑफिसर। जब वो उससे पहली बार हॉस्पिटल में मिली तब उसने ये किताब लास्ट पेज पर अपने साइन करके बॉक्सल को दी थी। पुलिस को लगा कि शायद सोमरटन मैन का ही नाम एल्फ्रेड बॉक्सल है, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए जब उन्होंने बॉक्सल को जेसिका की किताब के साथ जिंदा पाया। And it was not the same unique edition that dead man possessed। जब एल्फ्रेड बॉक्सल वाली लीड का कोई रिजल्ट नहीं आया तब जेसिका को पुलिस स्टेशन बुलाया गया फॉर बॉडी आइडेंटिफिकेशन, और बॉडी देखकर वो घबरा गई। शी वॉज अबाउट टू फेंट आउट, जबकि वो तो एक रियल बॉडी भी नहीं थी। इट वॉज जस्ट द कास्ट ऑफ द रियल वन। और अगर इवन होती तो जेसिका तो एक नर्स थी, उसे तो ये सब देखने की आदत होनी चाहिए थी। जेसिका के एक्सप्रेशन से इट वॉज क्लियर कि वो कुछ तो छुपा रही थी, लेकिन स्टिल शी केप्ट ऑन डिनाइंग फॉर एनी कनेक्शन विद द सोमरटन मैन। उसने ये बात जरूर बताई कि लास्ट ईयर जब वो घर पर नहीं थी तो उसके नेबर्स ने बताया कि कोई आदमी उसे ढूंढता ढूंढता आया था, लेकिन वो आज ये डेट भूल चुकी थी। जब जेसिका से कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तब पुलिस ने कोड ब्रेक करने का ट्राई किया। उन्होंने ये कोड हर न्यूज़पेपर में छपवाया, वर्ल्ड के बेस्ट कोडर्स को बुलाया, यहाँ तक कि नेवल इंटेलिजेंस तक का सहारा लिया, लेकिन उस 4 लाइन के कोड को ब्रेक कर पाना वॉज इम्पॉसिबल। काफ़ी गेसेस लगाए गए, लेकिन कोई रीजनेबल आंसर ना मिलने के कारण उस ट्रायल को वहीं एंड करना पड़ा। 6 महीने बीत चुके थे एंड नाउ द बॉडी स्टार्टेड टू डिकम्पोज। तो पुलिस ने एक ड्राई ग्राउंड चूज किया ताकि बॉडी को प्रिजर्व रखा जा सके इन केस इट वॉज एवर नेसेसरी टू एक्सह्यूम इट। और फाइनली जून 14, 1949 को सोमरटन मैन को एक छोटी सी सेरेमनी के साथ दफना दिया गया, with his reason of death and name still being unknown। 1978 तक
स्मोटन मैन की ग्रेव पर कुछ फ्लावर्स दिखते रहे, लेकिन किसी ने कभी नहीं देखा कि उन्हें आखिर रख कौन रहा था। तो यार बस मेन स्टोरी तो यहीं तक थी, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी अनसॉल्व केस है विद अ लॉट ऑफ मिस्ट्रीज, तो काफ़ी और थ्योरीज भी सामने आई। इन ईयर 1959 एक थर्ड विटनेस सामने आया जिसने बताया कि 30 नवंबर की रात को उसने सोमरटन बीच पे एक आदमी को कंधे पे एक और बॉडी लाते हुए देखा था। उसने वो बॉडी एग्जैक्टली वहां रख दी जहां पर सोमरटन मैन की बॉडी डिस्कवर हुई थी, लेकिन क्योंकि अंधेरा काफ़ी था तो वो उन दोनों में से किसी की भी शक्ल नहीं देख पाया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सोमरटन मैन की बॉडी देर रात उस बीच पर वहां लाई गई हो और उसकी डेथ कहीं और हुई हो, क्योंकि वहां पर कोई वॉमिटिंग के साइंस नहीं मिले थे, विच इज़ अ कॉमन रिजल्ट आफ्टर पॉइजनिंग। इसी केस के सिमिलर 2 और केसेस सामने आए। वन ऑफ देम वाज जोसेफ जॉर्ज मार्शल का केस। जोसेफ सिंगापुर का एक जूइश इमिग्रेंट था जिसकी मौत 1945 में एस्टन पार्क सिडनी में हुई विद अ कॉपी ऑफ रुबाइयात ओपन इन हिज चेस्ट। जोसेफ की डेथ का रीजन वाज आल्सो पॉइजनिंग और उसकी ये किताब किसी लंदन पब्लिशिंग हाउस मैथ्यूअन में पब्लिश हुई थी। लेकिन गजब बात ये थी कि जोसेफ की ये किताब का एडिशन 7th एडिशन था, जबकि मैथ्यूअन हाउस ने इस किताब के केवल 5 एडिशन निकाले थे। सोमरटन मैन की ही किताब की तरह ये भी एक यूनिक एडिशन था। ऐसा लग रहा था कि ये किताबें एक जरिया थी यूज्ड बाय सम स्पाई चेन टू एनकोड मैसेजेस टू वन अनदर। और फिर जेसिका थॉम्सन, वही सोमरटन मैन के केस वाली नर्स, उसके बयान के हिसाब से जोसेफ की मौत के 2 महीने बाद ही उसने रुबाइयात की किताब एल्फ्रेड वॉक्सल को क्लिफ्टन गार्डन्स में दी थी, जो कि एस्टन पार्क्स के काफ़ी ज़्यादा पास। इन दिस वे जेसिका वॉज रिलेटेड टू ऑल द 3 मैन। वो जोसेफ के डेथ एरिया के पास थी, उसने वॉक्सल को ये किताब दी और सोमरटन मैन की किताब में उसका नंबर मिला। शायद जेसिका इस स्पाई चेन का कोई मेन लिंक थी। Another case was of Keith and Cleve Magnuson. June 6, 1949 को Cleve, who was a 2-year-old boy, was found dead and tied up in a sack, and his father Keith was unconscious and severely injured. Keith को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया and his wife Roma, उसको threatening calls आने लगे and a masked man tried to run her down with his car. उसे लग रहा था ये सब इसलिए हो रहा है कि कुछ टाइम पहले कीथ पुलिस स्टेशन गया था टू आइडेंटिफाई सोमरटन मैन्स बॉडी, कि उसे लग रहा था कि वो कुछ टाइम पहले उसके साथ काम कर चुका है। लेकिन जब वो वापस आया तो उसका बिहेवियर बुरी तरीके से चेंज था। उसने किसी से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि उसने अपनी आफ्टरनून की चाय तक नहीं पी। फिर 21 मार्च 1950 को कीथ मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकला। उसके कपड़े हेनली बीच पर मिले जहां सोमरटन मैन ट्रेन से जाने वाला था। फिर 26 अप्रैल को उसे कैप्चर कर लिया गया। वो 1 महीना कहाँ था और उसने क्या किया ये उसने कभी पुलिस को नहीं बताया। फिर जून 1953 को रोमा ने डाइवोर्स का केस फाइल किया अगेंस्ट हैबिचुअल क्रुएल्टी व्हाइल हर हस्बैंड वाज स्टिल बीइंग हेल्ड। इस सब के अलावा सोमरटन मैन की डेथ से रिलेटेड 2 और थ्योरी सामने आई। वन ऑफ देम वाज द हार्टब्रेक थ्योरी। Jessica claimed she had been dating a man named Prestige Johnson. She got pregnant in 1946 and moved to Glenelg in June 1947. There is a chance that she might be dating other men also, like Alfred Vauxhall, जिससे वो 1945 में मिली and gave him the book of रुबाइयात, और हो सकता है वो 1945 में ही सोमरटन मैन को भी डेट कर रही हो। वो 1946 में प्रेग्नेंट हुई एंड गॉट अ सन इन जुलाई 1947। हो सकता है सोमरटन मैन को लगा कि ये बच्चा उसका अपना है एंड दैट्स व्हाई ही केम लुकिंग फॉर जेसिका, अज्यूमिंग इट एज हिज लास्ट ट्राई। लेकिन जब जेसिका रिजेक्टेड हिज फाइनल प्रपोजल तो वो 400 मीटर दूर बीच पर गया। ही टुक द पॉइजन, ही माइट वोमिटेड देयर इनटू द सी एंड थ्रू द बॉटल इन द सी एंड देन बस जाके सी वॉल के अगेंस्ट बैठ गया। फैक्ट सपोर्टिंग दिस थ्योरी यार, उसकी बॉडी पे कोई भी वायलेंस का निशान नहीं था। उसके पास प्रॉपर टाइम था टू हाइड द पेपर जिस पे ही रोट द मैम शर्ट एंड एंडेड हिज लाइफ।
और तो और उसकी बॉडी एग्जामिनेशन के बाद सामने आया कि उसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी था, हाइपोडोंटिया, जो कि काफ़ी रेयर होता है और सिर्फ 2 से 3% की पॉपुलेशन में ही पाया जाता है। और मज़े की बात ये थी कि ये सेम डिसऑर्डर जेसिका के सन में भी पाया गया। Another supporting theory was कि Somerton man was a spy and got murdered by some professional. Being a spy, उसे अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी थी. That's why he removed all the identification marks from his clothing and his items. और तो और वर्ल्ड वाइड उसकी फोटोज और फिंगरप्रिंट्स रिलीज करने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो क्लेम करता कि वो उसे जानता था. And then he had this indecipherable code in a unique copy of रुबाइयात. और हो सकता है सिर्फ वो किताब ही एकमात्र ऐसा जरिया थी टू ब्रेक द कोड, जिसको पुलिस ने सोमरटन मैन की बॉडी को दफनाने के कुछ सालों बाद गुमा दिया. सोमरटन मैन ने उस कोड को खुद के लिए ब्रेक किया ऑन द लास्ट पेज ऑफ रुबाइयात और उसे फाड़ लिया. एंड देन ही थ्रू द बुक इनटू सम रैंडम कार. उसकी बैक सीट पे उसने बस वो किताब फेंक दी ताकि कोई और उस कोड को ब्रेक ना कर पाए. एंड देन ही गॉट मर्डर्ड बाय सम प्रोफेशनल. उसने शायद कोई ना कोई पॉइजन यूज किया होगा जो कि कोई ट्रेस नहीं छोड़ता पीछे, और ये पॉइजन उसे सिगरेट के थ्रू दिया गया होगा कि जहाँ पर सोमरटन मैन की बॉडी मिली वहाँ सिगरेट का एक पैक भी था, लेकिन पुलिस डिस्पोज्ड इट विदाउट इवन टेस्टिंग इट. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द केस शोड 2007 में जेसिका डाइड और 2 साल बाद उसका सन भी, whom many believed to be fathered by सोमरटन मैन. पुलिस ने रुबाइयात की वो रेयर कॉपी गुमा दी और फिर 1986 में उस ब्राउन सूटकेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया. केट थॉम्पसन, जेसिका की बेटी, उसको बॉडी एक्सह्यूम करनी थी क्योंकि शी बिलीव कि उसकी मॉम और सोमरटन मैन का कोई ना कोई अफेयर चल रहा था और सोमरटन मैन इज द रियल फादर ऑफ हिज ब्रदर. शी बिलीव्ड वो दोनों किसी सोवियत स्पाई रिंग का पार्ट थे. वो किसी न किसी तरह उसकी मॉम भी सोमरटन मैन की डेथ में इन्वॉल्व थी. रिक्वेस्ट टू एक्सह्यूम द बॉडी टू एक्सट्रैक्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैज बीन डिनाइड. और शायद अब जब तक कोई फर्दर एविडेंस सामने नहीं आता या वो कोड ब्रेक नहीं होता, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि असल में ये आदमी आखिर था कौन. तो यार बस यहीं एंड करते हैं इस कहानी को. कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जल्दी मिलेंगे और धमाकेदार स्टोरीज के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.